લાઈવ વેબ ચેનલના પ્રાયોજક છે ગુજરાત એમ્પોરિયમ। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે। પરીક્ષા પે ચર્ચા મોટિવેશનલ સ્પીકર પાયલ અગ્રવાલ પાસેથી જાણીએ ટિપ્સ। વિદ્યાર્થીઓ અને દર્શક મિત્રો માટે ખાસ બોર્ડની એક્ઝામ આવી રહી છે, ત્યારે અમે બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ માટેને ખાસ એક કાર્યક્રમ જે પરીક્ષાનો હાવ દૂર થઈ શકે તેમજ વાલીઓએ પણ શું કાળજી રાખવી જોઈએ તે માટેનો ખાસ કાર્યક્રમ અમે અહીંયા રજૂ કરીએ છીએ। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તાજેતરમાં દિલ્હીના તાલકટોરા સ્ટેડિયમ ખાતે બોર્ડની પરીક્ષા આપતા વિદ્યાર્થીઓ માટેનો ખાસ કાર્યક્રમ પરીક્ષા પે ચર્ચા યોજ્યો હતો। આ કાર્યક્રમ થકી વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા અને જીવનમાં તણાવ દૂર કરવા માટે માર્ગદર્શન આપ્યું હતું અને વિદ્યાર્થીઓને બીજા અનેક વિષયો પર પણ તેમણે ટિપ્સ આપી ચર્ચા કરી હતી। આ જ વિષયોને આવરી લેતો કાર્યક્રમ એસ લાઈવ પર વિદ્યાર્થીઓ માટે મોટિવેશનલ સ્પીકર પાયલ અગ્રવાલ સાથે અમે યોજી રહ્યા છીએ। મોટિવેશનલ સ્પીકર પાયલ અગ્રવાલ વિશે વાત કરીએ તો તેઓ અમદાવાદના જાણીતા એડવોકેટ છે, જેઓ હાઈકોર્ટ ખાતે પોતાની પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે, સાથે જ સમાજ સેવા થકી લોક ઉપયોગી કાર્ય કરી રહ્યા છે। રાષ્ટ્રીય અગ્રવાલ સમાજ જનજાગરણ અભિયાનના રાષ્ટ્રીય સંયોજક છે। અખિલ ભારતીય સેવા સંઘના ગુજરાતના તેઓ અધ્યક્ષ પણ છે। આ ઉપરાંત તેઓ ઘણી બીજી એનજીઓની જવાબદારીઓ પણ સ્વીકારી છે। પાયલ અગ્રવાલને સમાજ સેવા અને મહિલા જાગૃતિ માટેના ઘણા બધા એવોર્ડ મળી ચૂક્યા છે। તો દર્શક મિત્રો અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાલો આપણે જાણીએ જાણીતા મોટિવેશનલ સ્પીકર પાયલ અગ્રવાલ પાસેથી વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાનો હાવ દૂર થાય તે માટેની टिप्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम मिले हैं एस लाइव न्यूज चैनल पर। आप सभी से एक अच्छी सी बातचीत होने वाली है, अच्छी सी मुलाकात होने वाली है, लेकिन उससे पहले इस चैनल पर मुझे बुलाने के लिए, आप सबसे रूबरू कराने के लिए अजय दवे जी का खूब खूब आभार, खूब खूब धन्यवाद। उसके बाद हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम प्लान किया, परीक्षा पे चर्चा। जी हाँ, आज तक हमने सुना था चाय पे चर्चा, लेकिन अब एक नया इवेंट आया है, परीक्षा पे चर्चा। इस प्रोग्राम की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं कि आखिर इतने सालों के बाद आज दिन तक किसी नेता ने या किसी प्रधानमंत्री ने कभी भी ऐसा स्टूडेंट से इंटरेक्शन नहीं किया, लेकिन अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, या हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा इनिशिएटिव क्यों लिया। देखिए, हर साल कहीं ना कहीं से ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं कि किसी बच्चे ने कम मार्क्स आने की वजह से, अपना रिजल्ट खराब आने की वजह से आत्महत्या कर ली। 10th और 12th के स्टूडेंट्स में ये घटनाएं ज्यादा देखी जाती हैं, क्योंकि दोनों ही क्लासेस बोर्ड क्लासेस होती हैं और उनके मार्क्स आगे की पढ़ाई के लिए, आगे के एडमिशंस के लिए हर जगह पर बहुत मैटर करते हैं। सबसे पहले तो मैं आज इस चैनल के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने कल देश के युवा होते बच्चों के लिए इतना सोचा और ऐसा कदम उठाया, उनसे सीधे सीधे संवाद किया। निश्चित तौर पर उनका ये कार्यक्रम हमारे देश के भावी कर्णधारों के अंदर एक नवीन ऊर्जा का संचार करेगा, ऐसी मैं उम्मीद ही नहीं विश्वास रखती हूँ। फिर से एक बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। अब हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। टॉपिक्स या मुद्दे आज के मैं कहूँ बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले एग्जाम के नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? जो बात आती है सीधे सीधे वो आती है टेंशन। हम इसको क्लासिफाइड तरीके से आज बात करने वाले हैं 10th और 12th को लेकर स्पेशली। एग्जाम तो एग्जाम है, वैसे बाकी सब बच्चों के भी एग्जाम होने वाले ही हैं, लेकिन 10th और 12th क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है, सबसे पहले हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। आप देखिएगा, कोई भी क्लास की मार्कशीट हो, लेकिन बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास की मार्कशीट के ऊपर लिखी होती है। और आप आगे जब भी कहीं भी कोई भी एडमिशन के लिए जाते हैं, आपसे जब डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मांगा जाता है, तब आपको वहां 10th की मार्कशीट सबमिट करनी होती है, और उसी दौरान आपके 10th के मार्क्स सबकी नजर में आते ही आते हैं। 10th की मार्कशीट इसलिए भी एक इम्पोर्टेंट वैल्यू रखती है।
और रही बात 12th की, तो 12th के बाद हमें हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करना होता है। उन्हीं मार्क्स के बेसिस पे हमारा एडमिशन होना होता है। उन्हीं मार्क्स के बेसिस पे हमें देश के चुनिंदा कॉलेजेस में एडमिशन मिलना होता है। इसलिए 12th के मार्क्स हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो ये तो हुई बात 10th और 12th हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे बात करते हैं कि इस मानसिक तनाव से कैसे निपटा जाए जो एनुअल एग्जामिनेशन का नाम सुनते ही हमारे दिल और दिमाग पर छा जाता है। आज के टाइम में YouTube के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल होंगे, बहुत सारी बातें हो रही होंगी, लेकिन ये जरूरी हो जाता है कि आपसे सीधे और स्पष्ट इन मुद्दों पर किस तरीके से बात की गई है। सबसे पहले हमें जो अपने बच्चों को सिखाना है, एग्जाम टाइम आते आते, ऐसा नहीं कि अभी फरवरी या मार्च में एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो हम आज से इस चीज को फॉलो करें, ऐसा नहीं। हमें अपना ये रूटीन बनाना होगा आगे के लिए भी। टाइम मैनेजमेंट सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात आती है। एक स्टूडेंट की लाइफ जो है डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं एक सीधा सा फॉर्मूला हमेशा जब मेरे ऑफलाइन सेमिनार्स होते हैं उनमें भी जब मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, हमारा लाइव लेक्चर होता है, तब उनसे यही बात होती है कि आप सबसे पहले अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए। आपके पास, हमारे पास, हम सबके पास, सबकी घड़ी में वही 24 घंटे हैं, लेकिन कोई एक मामूली बिजनेसमैन रह जाता है और कोई मुकेश अंबानी बन जाता है। आखिर ऐसा क्यों? जिसने वक्त को मुट्ठी में रखना सीख लिया, समझ लीजिए दुनिया उसकी मुट्ठी में। इसलिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम का मैनेजमेंट आना। इसके लिए एक फॉर्मूला जो मैं आमतौर पर अपने ऑफलाइन सेमिनार्स में डिस्कस करती हूँ, वही आज मैं आप सब बच्चों से, सभी पेरेंट्स के सामने आज डिस्कस करने जा रही हूँ। अपने 24 घंटों को 8+8+8 के सेगमेंट में डिवाइड कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या, इसमें आपको करना क्या है। जो पहला 8 आवर्स का जो सेगमेंट है वो आपको रखना है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए। 8 घंटे कंटिन्यू पढ़ना तो पॉसिबल है ही नहीं, किसी के लिए भी नहीं है। मैं सोचती हूँ शायद जो IAS IPS बनते होंगे शायद बीच में 8 घंटे के बीच में ब्रेक तो वो भी लेते होंगे। खैर, करना क्या है, 24 घंटे में से हमें 8 घंटे पढ़ना है। चाहे आप उसको 2+2 में रखिए, 3+3+2 में रखिए, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो, लेकिन 8 घंटे हमने पढ़ाई को देने हैं। मतलब 100% वो 8 घंटे हमने पढ़ाई को देने हैं। उन 8 घंटे में जो पढ़ाई के लिए हमने रखे हैं उसमें कोई पारिवारिक बात नहीं, कोई दूसरी दोस्तों की बात नहीं, कोई मोबाइल या लैपटॉप की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमने सीरियस होकर पढ़ना है। क्योंकि जो बच्चे 10th और 12th के हैं वो इकोनॉमिक्स का ये रूल बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। तो जब 100% इनपुट होगा हमारी स्टडीज की तरफ, हमारी पढ़ाई की तरफ, तो डेफिनेटली आउटपुट आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं हम दूसरे 8 घंटे की। 8+8+8 हमने 3 सेक्शन में इसको बांटा था। सेकंड सेक्शन की जो हम बात करते हैं दैट इज फॉर योर साउंड स्लीप। साउंड स्लीप से मतलब क्या है, स्कूल टाइम से हमें ये चीज सिखाई गई है कि अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो उसके अंदर एक हेल्दी माइंड है। स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मन का, स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। तो इस 8 घंटे में हमें हमारी एक अच्छी नींद, एक गहरी नींद, एक साउंड स्लीप, हेल्दी स्लीप बहुत जरूरी हो जाती है, जिसमें हमें कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव नहीं है, किसी बात की कोई परेशानी नहीं है, कोई विचार नहीं आते फालतू के। ऐसी नींद हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक आवश्यक हो जाती है। अब बात करते हैं हम तीसरे सेक्शन की। तीसरे 8 घंटे जो हमने बांटे हैं कि वो किस लिए। आप और मैं एक चीज हमेशा देखते हैं कि जब कभी हम अपनी नेक्स्ट डे की लिस्ट बनाते हैं कि हम, मान लीजिए आज फॉर एग्जांपल आज संडे है, मंडे को हम क्या करेंगे, हम उस काम की एक लिस्ट बनाते हैं, मंडे को हमें क्या क्या करना है। लेकिन रात होते होते आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ ऐसा होता है कि उसमें से 2-4 काम छूट जाते हैं। कभी सोचिए ऐसा क्यों हुआ। कभी भी वो लिस्ट कंप्लीट नहीं होती है। उसका रीजन ये होता है बीच में जो 2-4 एक्स्ट्रा या अनएक्सपेक्टेड काम हमें आ जाते हैं, उस वजह से हमारा टाइम टेबल गड़बड़ हो जाता है और इसी वजह से हमारे 2-4 काम अधूरे छूट जाते हैं।
इसलिए अब इसके लिए हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम से हमें कैसे निपटना है। इसमें हम एक चीज कर सकते हैं कि जो थोड़े से कम इम्पोर्टेंट हमारे टास्क हैं उसको हम अगले दिन के लिए रख सकते हैं। ये 8 घंटे हमने रखे हैं अपने परिवार के लिए, अपने आउटडोर गेम्स के लिए, इंडोर गेम्स के लिए, क्योंकि 8 घंटे अगर कोई पढ़ाई कर रहा है उसके शरीर को, उसके दिमाग को, उस बच्चे को हर तरीके से कुछ एक एंटरटेनमेंट की, रेस्ट की भी जरूरत होती है। इसके लिए ये 8 घंटे हमने अलग से रखे हैं। अगर आप 8 की बजाय 10 या 12 घंटे पढ़ाई को दे सकते हैं, दैट इज वेल एंड गुड। तो ये तो था एक टाइम मैनेजमेंट का सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला आप सभी के लिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को जरूर पसंद आएगा और सभी इसको फॉलो करेंगे। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाउ टू डील विद एग्जाम फोबिया। जो बात मैंने शुरू में कही कि जैसे ही हम फाइनल एग्जाम की बात सुनते हैं, पता हमें नवंबर से है कि भाई फरवरी में, मार्च में फाइनल एग्जाम होने हैं, लेकिन जैसे ही जनवरी में डेट शीट अनाउंस हो जाती है, एग्जाम शेड्यूल अनाउंस हो जाता है, तब हमारे अंदर टेंशन बढ़ने लगती है। आखिर उससे कैसे डील किया जाए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में और सबसे पहले आता है। इसके लिए मैं आपको फिर से एक फॉर्मूला, एक छोटा सा समीकरण आपको समझाना चाहूंगी। करना क्या है, जब हमारा सेशन स्टार्ट होता है उस वक्त में हमारे पास 1 वीक या 10 डेज का टाइम गैप पीरियड होता है न्यू सेशन स्टार्ट होने में, राइट। उसमें क्या करना है कि जब हम न्यू क्लास का बुक सेट लेके आए हैं, आप उन बुक्स की रीडिंग शुरू कर दीजिए। 50% काम आपका तभी हो जाएगा, आप जो बुक रीडिंग कर रहे हैं वो आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होना शुरू हो जाता है। जब क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, टीचर आपको वही सब पढ़ा रहा है, आधा आप पढ़ चुके हैं, यानी रीड तो आप कर चुके हैं, सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं। कंसेप्ट आपको क्लास में क्लियर होने शुरू हो जाएंगे तो आपका 75% सिलेबस आपके माइंड में स्टोर हो गया। दैट इज वेरी सिंपल एंड बेसिक फॉर्मूला। अब बात आती है तीसरी स्टेज की। जब आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं, तो 75% तो ऑलरेडी आपके माइंड में स्टोर है। मोबाइल में आपने देखा है स्टोरेज मेमोरी होती है, लाइक दैट हमारे माइंड में भी एक स्टोरेज मेमोरी होती है जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, जिसके अंदर सब कुछ स्टोर होता जाता है और जैसे ही टाइम आता है या जैसे ही जरूरत पड़ती है तो वो माइंड उसको रिफ्लेक्ट करना शुरू करता है। दैट इज द थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। जब आप रिवीजन करेंगे तो वो 75% आपका 100%, या मैं ये कहूं कि चलिए बहुत ज्यादा भी नहीं तो 98 तो हो ही जाएगा। और 98% जब आपके मेमोरी भर गई है, आपने स्टोर कर लिया है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, तो जब आप एग्जाम लिखने बैठेंगे, आप पेपर लिखने बैठेंगे तो कहीं कोई तकलीफ नहीं आने वाली। ये छोटा सा फॉर्मूला नई क्लासेस के लिए। लेकिन जिनके एग्जाम अभी फरवरी में है, प्री बोर्ड है, फिर मार्च में फाइनल एग्जाम्स हैं और इस बार तो बोर्ड एग्जाम्स भी मार्च एंड में शुरू होने वाले हैं, तो इन अभी जो एकदम से डिप्रेशन में जो बच्चे आ रहे हैं या जो पेरेंट्स टेंशन में आ रहे हैं, उसको कैसे डील किया जाए, सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है। इसके लिए एक छोटी सी बात, करना क्या है, घर में एक हेल्दी, एक अच्छा पॉजिटिव माहौल बच्चे को दीजिए। सबसे पहले तो पेरेंट्स जो आज मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, जो मेरा ये सेमिनार देख रहे हैं, उनसे एक बात मैं क्लियर करूं कि आपको एज अ पेरेंट आपको टेंशन में नहीं आना है, क्योंकि आप जब टेंशन में होंगे, आप जब मेंटली अनफिट होंगे, आप अपनी वो टेंशन, अपना वो डिप्रेशन बच्चे के ऊपर डिप्लॉय करते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन बच्चे से बढ़ जाती है। तो आपको मेंटली स्टेबल रहना है, आपको डिप्रेशन में नहीं आना है, घर में एक पॉजिटिव, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बच्चे को देना है ताकि वो अच्छे से पढ़ सके, वो बच्चा डिप्रेशन में नहीं आए, टेंशन में नहीं आए, एग्जाम फोबिया का माहौल घर में क्रिएट नहीं होने देना है। बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ, फोबिया वर्ड अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दीजिए किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली एग्जामिनेशन। बीइंग अ पेरेंट, आपको भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी, बहुत सारे अप्स डाउन्स आते हैं लाइफ में। फोबिया, डिप्रेशन, टेंशन, इन सब वर्ड्स को अपनी डिक्शनरी में से आज के आज, आप अभी के अभी डिलीट कर दीजिए, फॉर्मेट कर दीजिए।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक फिर से आता है हमारा डीलिंग विद डिप्रेशन। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे हाउ टू डीलिंग विद डिप्रेशन। इसके लिए घर में एक पॉजिटिव और हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी घरेलू बातें, कोई भी घरेलू झगड़े बच्चों के सामने नहीं होने चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में घरेलू झगड़े बढ़ते जा रहे हैं और कई बार होता क्या है कि हम बात करते करते ये भी नहीं सोचते हैं कि बच्चे पास में खड़े हैं, सुन रहे हैं, तो बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बाकी दिन का फिर भी नहीं होना चाहिए, बाकी दिन भी, लेकिन और एग्जाम टाइम में तो स्पेशली बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डिप्रेशन से बचने का सीधा और स्पष्ट सरल उपाय यही है कि घर में बच्चों को एक अच्छा हेल्दी माहौल दिया जाए। आपको खुद भी टेंशन में नहीं आना है और बच्चों को भी टेंशन में, डिप्रेशन में नहीं आने देना है। कल जब मोदी जी का प्रोग्राम मैंने पूरा सुना, बहुत सी नई नई बातें निकल कर आई और बहुत सी वही बातें थी जो मैं जनरली अपने सेमिनार्स में करती हूँ, क्योंकि कॉमन बातें हैं जो एग्जाम्स के लेकर पेरेंट्स की जो मेंटालिटी होती है या स्टूडेंट्स का जो माइंडसेट होता है, तो बहुत सी बातें कॉमन भी थी। बहुत कुछ नया सीखने को मिला प्रधानमंत्री जी से और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उस सेमिनार में से निकल कर आई। उन्हीं बातों को अगर हम सच में अपने जीवन में उतारें, ठीक से उनको फॉलो करें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा या कोई भी पेरेंट डिप्रेशन में आ सकता है। बहुत एक अच्छी हेल्दी पॉजिटिव टॉक कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बच्चों के साथ की। और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी संख्या में बच्चे और पेरेंट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, काबिले तारीफ था, क्योंकि एक प्रधानमंत्री जी को सुनने का, उनसे मिलने का अपना भी एक चार्म है। और लेकिन बातें भी बहुत 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 सुपर्ब थी। मैंने कल पूरा उनका एपिसोड खुद ने मैंने देखा, सुना, तो बहुत अच्छा लगा। और सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मैं भी ये एडवाइस करूंगी कि आप उन सब बातों को फॉलो कीजिए, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए अगर आपको अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, प्रॉपर यूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप, मैं यहाँ बात कर रही हूँ मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स की। आज के टाइम में जितना ज्यादा डिजिटल सब कुछ होता जा रहा है, तो स्टडी का भी बहुत कुछ मटेरियल हमारे पास मोबाइल पर, लैपटॉप पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर अवेलेबल होता है। जाहिर सी बात है कि उसके लिए हमें मोबाइल और लैपटॉप का यूज भी करना पड़ेगा, बच्चों को देना भी पड़ेगा, लेकिन उसका टाइम लिमिटेशन या उसके ऊपर एक वॉच रखना कि हमारा बच्चा प्रॉपर और उसका पॉजिटिव यूज कर रहा है या नहीं, वो मोबाइल और लैपटॉप पर क्या देख रहा है, क्या नहीं, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं, या उसको क्या मटेरियल चाहिए, क्या अवेलेबल है या नहीं, उन सब चीजों की हमें जानकारी एज अ पेरेंट होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारा बच्चा ठीक से लैपटॉप और मोबाइल का ठीक यूज कर रहा है या नहीं, ठीक से उस पर पढ़ रहा है कि नहीं, तब तक हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि रिजल्ट कैसा है। इसलिए मैं फिर से आपको शुरू से लेकर अभी तक ये बात कहती आ रही हूँ, हर चीज में एक पॉजिटिविटी रखिए, अपने और बच्चे के रिलेशन में पॉजिटिविटी रखिए। सबसे बड़ी बात, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, देखिए मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ, तो यहाँ भी मैं एक छोटी सी बात कहूँ, ग्रेजुएशन 3rd ईयर में एक ब्रांच आती है जिसको कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी। 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, तीनों में अलग अलग ब्रांचेस हमें पढ़ाई जाती हैं, एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी, फिर चाइल्ड साइकोलॉजी, इस तरीके से। उसमें जब आप बच्चे की साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं तो हमें एक सिंपल और छोटी सी बात सिखाई जाती है कि जब आप बच्चे से डील कर रहे हैं तो आपको बड़ा बनकर उससे डील नहीं करना है, आपको बच्चे की साइकोलॉजी समझकर उससे डील करना पड़ेगा। जब तक आप बच्चे की फीलिंग्स, बच्चे की इमोशंस, उसकी अटैचमेंट, उसके कंसर्न को नहीं समझेंगे, तब तक आप उसकी साइकोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे और तब तक आपके और बच्चे के बीच में हेल्दी बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी।
तो पहले तो अपने बच्चे के साथ आप एक हेल्दी रिलेशन, एक हेल्दी बॉन्डिंग, एक हेल्दी केमिस्ट्री क्रिएट कीजिए। उसकी साइकोलॉजी को समझिए कि आपका बच्चा आपसे क्या कहना चाह रहा है, आप क्या समझ पा रहे हैं और फिर उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ग्रुप स्टडीज। अपने बच्चों को ग्रुप में पढ़ने की आदत डालिए। ग्रुप स्टडी जब होती है तो बहुत सी नई नई बातें निकल कर आती हैं, नई नई क्वेरीज, नए नए क्वेश्चंस, नई नई क्यूरियोसिटीज। वहां पर बच्चों को सीखने की, जानने की जो उत्सुकता होती है वो जन्म लेती है। उससे बेनिफिट क्या होता है, हमें हमारे क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर्स मिलते हैं ग्रुप में, नई नई बातें सीखने को, नई नई बातें जानने को मिलती हैं। तो ये कुछ एक चीजें हैं जब हम ग्रुप में पढ़ते हैं, ग्रुप में बैठते हैं, उसमें हमारे फ्रेंड सर्कल के साथ एक बॉन्डिंग अच्छी होती है, एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं हमें। ग्रुप डिस्कशंस, अगेन द सेम थिंग कि जब हम ग्रुप स्टडीज करेंगे तो ग्रुप डिस्कशंस भी होंगे। आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स में देखिए, वहां पर भी हर एक डिपार्टमेंट का जीडी, जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं, आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर बात करेंगे, किसी से भी पूछेंगे व्हाट इज द मीन ऑफ जीडी, दैट इज ग्रुप डिस्कशन। वहां ये ग्रुप डिस्कशन जब इतने बड़े लेवल पर होती है तो कुछ बेनिफिट्स होते ही होंगे। वही चीज हमें अपने बच्चों को अभी शुरू से सिखानी है, अभी से उनको आदत डालनी है कि आप पढ़ाई करते वक्त 2, 4, 5 जो भी क्लोज फ्रेंड्स हैं, आप साथ में बैठिए, साथ में पढ़िए, ताकि आपके क्वेश्चंस जो उस वक्त आपके माइंड में आएंगे तो आपके एट ए टाइम फ्रेंड सर्कल के साथ ही, लाइक जो चीज हम कहते हैं ना कि हंसते खेलते पढ़ लेना, ये वही फॉर्मूला है। फ्रेंड सर्कल का फ्रेंड सर्कल, बच्चों को ऐसा भी नहीं लगे कि मैं अकेला हूँ, खुद से पढ़ रहा हूँ या मैं बोर हो रहा हूँ। फ्रेंड सर्कल में हंसते खेलते मजा मस्ती करते हुए साथ साथ में कब में से पढ़ाई हो जाए वो उनको खुद को भी नहीं मालूम चलता है। तो ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप स्टडीज की आदत जो है बच्चों को अभी से डालिए। ये एक हेल्दी डिस्कशन का मैं कहूँगी मोड हो सकता है, जिसके रिजल्ट्स जो हैं वो हमें बहुत दूर तक देखने को मिलते हैं। यही बात कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने सेमिनार में कही थी। इसी चीज पर उन्होंने भी जोर दिया था कि ग्रुप स्टडीज, ग्रुप डिस्कशंस, ये हैबिट आप बच्चों में शुरू से इम्प्रूव कीजिए, उनमें शुरू से इसको इम्प्लांट कीजिए कि बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे 10th, 11th, 12th या उसके बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर तक भी जाता है, ये चीजें बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। क्योंकि आगे जब आपका बच्चा जॉब करने के लिए किसी कंपनी में जाने वाला है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने वाला है, वहां पर भी अलग से ग्रुप डिस्कशंस या जीडी सेशंस होते हैं। इवन इंटरव्यू के टाइम पर भी होते हैं और बाद में ड्यूरिंग द जॉब टाइम भी। तो ये एक बेटर मोड है कि हम बच्चे में ये आदत अभी से डालें, अभी से शुरुआती उसके क्या कहें कि बुनियाद में ये चीजें हमें भर देनी है, जिससे बुनियाद जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, इमारत भी वैसी ही स्ट्रांग बनेगी। इन फ्यूचर बच्चे को लाइफ टाइम के लिए वो हैबिट्स जो है हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्फ स्टडी बेनिफिट्स की। अब आप सोचेंगे ये क्या, अभी तो हम बात कर रहे थे ग्रुप स्टडीज की, अब बात आई सेल्फ स्टडी की, एकदम से मोड चेंज कैसे हुआ। यहाँ हमें दोनों में फर्क समझने की, दोनों के बेनिफिट्स, दोनों के डूज एंड डोंट समझने की जरूरत है। अभी तक हमने बात की ग्रुप स्टडीज की कि उसमें क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, ये सब हमने बातें की। अब हम आते हैं सेल्फ स्टडी में। सेल्फ स्टडी जो है किसी भी पढ़ाई को लेकर, किसी भी एजुकेशन को लेकर सबसे पहली स्टेज होती है, सबसे पहली सीढ़ी होती है जहां पर हमारे बच्चे ने कदम रखना। आप अपने आप से पढ़ लीजिए, सेल्फ स्टडी जब बच्चा कर लेगा, उसके बाद जब आपका बच्चा ग्रुप स्टडीज में बैठता है, ग्रुप डिस्कशन में बैठता है, दोनों का इफेक्ट देखिए। क्योंकि जब बच्चा पहले से सेल्फ स्टडी करके बैठा है, यानी 80%, 90% उसके माइंड में ऑलरेडी स्टोर हो गया है। 20% की जरूरत रहती है ग्रुप स्टडीज में कि वो उसकी क्वेरीज, उसके क्वेश्चंस, उसके डाउट्स जो हैं वो सॉल्व आउट हो सके। अब बात आती है कि सेल्फ स्टडी में जब हमें 80%, 85% बेनिफिट मिलता है तो हम ग्रुप स्टडीज की तरफ क्यों जाएं, उसकी जरूरत कहाँ। अगेन उसकी जरूरत हमें इसलिए है कि जो हमारे कुछ क्वेश्चंस अनसोल्व रह गए हैं,
कोई हमें आंसर्स नहीं मिल रहे, कोई हमारी क्यूरियोसिटीज हैं, कोई हमारी क्वेरीज हैं, वो कैसे सॉल्व हो, उसके लिए जरूरत हमें पड़ती है ग्रुप स्टडीज की। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, एक से भले दो, लेकिन आजकल जमाना है 1 और 1 11 बनकर चलने का, 2 से काम नहीं चलता। इसी तरीके से जब 4 माइंड साथ में बैठेंगे, 5 दिमाग साथ में बैठेंगे, कुछ नया निकल कर आएगा, कुछ नई सोच सामने आएगी, कुछ नए आंसर सामने आएंगे, नई टेक्निक सामने आएंगी। इसलिए ग्रुप स्टडीज जरूरी हो जाता है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि अगर हमारा बच्चा 8 से 10 घंटे पढ़ रहा है तो वो 8 से 10 घंटे अपने फ्रेंड्स के साथ ही पढ़े। वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल एक्चुअली। इसके लिए पूरा पढ़ाई के टाइम का जो हमने सेगमेंट डिसाइड किया है, जो हमने टाइम मैनेजमेंट के टाइम पे डिस्कस किया था, उसमें से हमें कुछ टाइम, 1 घंटा 2 घंटा, जो भी हमें कन्वीनियंट हो, वो हमें ग्रुप स्टडीज को देना है, ग्रुप डिस्कशंस को देना है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री प्रिपरेशंस ऑफ एग्जामिनेशंस के बारे में। इसमें क्या करना है हमें? आप कहेंगे कि एग्जाम की तैयारी तो सब करते हैं, अब ये प्री प्रिपरेशंस क्या चीज? प्री प्रिपरेशंस में बात आती है हमारी दिसंबर से पहले की। एग्जाम की तैयारी करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम का शेड्यूल आउट हुआ, स्कूल से डेट शीट आउट हुई, उसके बाद हम टेंशन में आते हैं, उसके बाद एक्चुअली डिप्रेशन स्टार्ट होता है कि अब इसको कैसे डील किया जाए। जो एक सिचुएशन हम हिंदी में कहते हैं ना, हाथ पांव फूलने लगते हैं, वो होता है डेट शीट आउट होने के बाद। लेकिन इसको हम काफी हद तक सॉल्व कर सकते हैं प्री प्रिपरेशंस ऑफ एग्जामिनेशंस के जरिए। अब ये क्या है, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। प्री प्रिपरेशंस में हमें करना क्या है? जैसे ही टीचर्स हमें जो चैप्टर्स क्लास में करवा रहे हैं, उनको साथ साथ आप शाम को डेली बेसिस पे, कल पे नहीं डालना है, डेली उसको लर्निंग की हैबिट डालिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिख लिया, रिटन वर्क हो गया, दैट इज इनफ। आप उसको लिखने के बाद लर्निंग की हैबिट डालें। इससे होगा क्या, जब एग्जाम टाइम आता है तो आपको जब पहले से लर्न किया हुआ है, सिर्फ उसको रिवाइज करना है, रिकॉल करना है। पूरा का पूरा सिलेबस एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन लर्निंग करना फ्रॉम द 0 to 100 नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। इसलिए हमें ये हैबिट डालनी है कि जैसे ही हमें डेली जो होमवर्क मिलता है, उसको हम डेली की डेली शाम को लर्निंग लाइफ में लेके आए। जैसे ही लर्निंग हैबिट हमारे अंदर इंप्रूव होने लगती है, उसके बेनिफिट्स हमें मिलने लगते हैं, ये ऑटोमेटिक हमारे डेली रूटीन में शामिल होती जाएगी। इसलिए एग्जाम टाइम के फोबिया को, एग्जाम टाइम के डिप्रेशन को, एग्जाम टाइम के टेंशन को कम करने के लिए ये सबसे बड़ा वेपन हमारे पास होता है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ सेशन। जैसे ही न्यू सेशन स्टार्ट हुआ, आपको होमवर्क होता है, क्लास वर्क होता है, आपने होमवर्क घर पे आके फिनिश किया, उसके बाद उसको आप लर्निंग की हैबिट डालें। और कुछ अगर टफ वर्ड्स आते हैं, लाइक स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर आपकी होती हैं, तो उनको लिखकर लर्न करने की हैबिट डालें। क्योंकि ये चीज साइकोलॉजी भी कहती है कि जब आप कोई सिंबल्स देखते हैं, कोई विजुअल इफेक्ट्स जब देखते हैं, वो आपके माइंड में जल्दी स्टोर होते हैं बजाय सुनने के, बजाय लर्निंग के। विजुअल इफेक्ट्स हमारे माइंड को ज्यादा जल्दी और ये कहूं कि बहुत फास्ट तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। आप एक चीज हमेशा याद रखिए, कई बार सुनी सुनाई बात हम फिर भी भूल जाते हैं। हम अगर कहीं से कोई बात सुनकर आए हैं, हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर हमने कहीं कोई मूवी देखी है, कोई स्पेसिफिक मूवी अगर हम देख कर आए हैं, उसकी बात हमें तुरंत याद रह जाती है कि हाँ, उस मूवी में ऐसा हुआ था। दोनों चीजों में फर्क क्यों? मूवी हमें याद रह गई, हमने किसी से कोई बात सुनी, वो हम भूल गए, ऐसा क्यों? क्योंकि ये चीज साइकोलॉजी कहती है, विजुअल जो बातें हम देखते हैं, जो हमारी आंखें देखती हैं, वो हमारे माइंड में बहुत जल्दी और बहुत फास्ट तरीके से स्टोर होता है। इसलिए आप उसको लिखकर, जितनी बार आप उस वर्ड की तरफ ऐसे देखेंगे लिखते वक्त, उतनी वक्त वो वर्ड आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। ये दोनों चीजों में क्लैरिटी होना, दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है।
यहाँ तक तो हमने अभी तक बातें की बहुत सारे एग्जाम से कैसे डील किया जाए, क्योंकि ये हर पेरेंट की लाइफ का एक मैं ये कहूँगी अनअवॉइडेबल पार्ट रहता है। हर पेरेंट को इस सिचुएशन से दो चार होना ही होना है, हर बच्चे को इस परिस्थिति से निपटना ही निपटना है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो सक्सेसफुली बाहर निकल आए वो ही वॉरियर कहलाता है। तो हमें इस युद्ध में, इस स्ट्रगल में जीतना ही जीतना है और अपने बच्चे को जीतने की हैबिट तो हमें डालनी ही है, लेकिन उसको मेंटल टॉर्चर नहीं करना है। ये आप सब पेरेंट्स को सबसे पहले ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार मैं जब देखती हूँ बहुत सारे केसेस में, जब मैं काउंसलिंग करती हूँ, जब कुछ बच्चे डिप्रेशन में होते हैं, उनके पेरेंट्स उनको काउंसलिंग के लिए लेकर आते हैं, अल्टीमेटली डायग्नोसिस में क्या निकल कर आता है, पूरी उनकी केस हिस्ट्री जानने के बाद, समझने के बाद जब हम उसका डायग्नोज करते हैं, रिजल्ट क्या निकल कर आता है कि आखिर ऐसा इस बच्चे के साथ क्यों हुआ। रिजल्ट ये आता है कि हम पेरेंट्स अपने दबे हुए सपने, अपनी दबी हुई इच्छाएं, यानी कि अगर हम आईएएस बनना चाहते थे, हम लॉयर बनना चाहते थे, हम डॉक्टर बनना चाहते थे, हम पायलट बनकर उड़ना चाहते थे, लेकिन किसी भी रीजन से वो बातें, वो सपने हम पूरे नहीं कर सके। आज हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा वो बने, हम अपने सपने उनके थ्रू पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त बीइंग अ पेरेंट हम ये भूल जाते हैं कि भाई ये भी तो एक ह्यूमन बीइंग है, इंडिविजुअल पर्सन है, इस बच्चे के अपने भी तो कुछ सपने हैं, उनका क्या। बहुत अच्छा एग्जांपल आप बच्चों के लिए यहाँ आता है 3 इडियट्स मूवी का, जो मैं अपने सेमिनार्स में अक्सर बताती हूँ। आपको याद होगा उसमें जो आर माधवन ने जो रोल किया था, एक फोटोग्राफर उसको बनना था, वाइल्ड फोटोग्राफर, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनको एडमिशन दिलाया इंजीनियरिंग कॉलेज में, इंजीनियर बने। अल्टीमेटली क्या हुआ, वहां वैसे मार्क्स ही नहीं आए, क्योंकि आप किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में जब आप लगते हैं, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली रिजल्ट्स किस बेसिस पे आते हैं, विल पावर पे। आप अपनी विल पावर बनाकर चलिए कि यस मुझे 97% स्कोर करना ही है, मुझे 99% स्कोर करना ही है। जब ये करना है और करना ही है के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आएगा, तब आप अपने एफर्ट्स उसमें डालना शुरू करेंगे। इसलिए बार बार मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, और आज फिर मैं इस टेलीकास्ट के जरिए, आप इस चैनल के जरिए आप सभी से फिर से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज 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 अपने बच्चों के ऊपर मेंटल टॉर्चर करना बंद कर दीजिए। उन्हें आप अपने सपनों के लिए जरिया बनाना बंद कर दीजिए। वो भी एक इंसान है, वो अपने सपनों के साथ, अपनी उम्मीदों के साथ, अपने कैलिबर के साथ, अपने टैलेंट के साथ वो इस जमीन पर आया है। उसे प्रूव करने का मौका दीजिए। हर इंसान में, हर इंडिविजुअल पर्सन में अपना टैलेंट होता है, अपना कैलिबर होता है, उसे उस हिसाब से चलने दीजिए। हाँ, बीइंग अ पेरेंट हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम एक वॉच रखें, एक हेल्दी वॉच रखें बच्चे के ऊपर। उसे ये भी ना लगे कि कहीं हमारे पीछे डिटेक्टिव के तरीके से पेरेंट्स लग गए हैं, वो माहौल हमें नहीं बनाना है। लेकिन एक हेल्दी वॉच, एक पॉजिटिव वॉच होना जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है और हर चीज जो है वो डिजिटल मोड पर जा रही है। तो ये जरूरी होता जा रहा है कि हम बच्चों को एक हेल्दी और हैप्पी पेरेंटिंग कैसे करें, इसके ऊपर भी मेरे चैनल पर भी मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ, और इस चैनल पर भी हम फिर से एक नया एपिसोड इस टॉपिक पर लेकर आने वाले हैं। अगली बात हम करते हैं मोरल वैल्यूज अलोंग विद स्टडीज, जो मैं अपने हर सेमिनार में जरूर से कहती हूँ। आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाइए, लिखाइए, उन्हें अच्छा खूब बड़ा बनाइए, जो उसको बनना है, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, व्हाटएवर जो उसको बनना है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए कि इन सब से पहले हमें उसे एक सच्चा और अच्छा इंसान बनाना जरूरी है। हम अक्सर न्यूज में देखते हैं एक आईएएस ऑफिसर के घर रेड पड़ी और करोड़ों रुपए रिश्वत की वहां मिली। आप सोचिए, क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपके बच्चे के बारे में कभी ऐसी न्यूज आए? कोई भी नहीं चाहेगा। तो अगर मैं हमारा बच्चा अगर इस तरीके से ऐसा आईएएस बन भी गया तो क्या वो वर्थ है? इसलिए कुछ भी बनाने से पहले अपने बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा घर का वातावरण है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, वो जरूर से बच्चे को सिखाइए। आज बच्चे को प्रसाद और मिठाई में फर्क मालूम होना चाहिए।
आज हर बच्चे को संगीत, म्यूजिक और आरती में फर्क मालूम होना चाहिए। ये चीजें बीइंग अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चे को कैसे सिखाते हैं। ये संस्कार घर से ही मिलते हैं। बाहर तो सब भेड़ चाल है। आप अपने बच्चे को आज बाहर छोड़ दीजिए दौड़ने के लिए, हो या तो भेड़ चाल में लग जाएगा या अपने लिए खुद रेस का बनाएगा। लेकिन ये हमारे मॉरल वैल्यूज, हमारा कल्चर, हमारे रीति रिवाज, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे नैतिक मूल्य, ये सब कोई भी बाहर उनको बताने सिखाने वाला नहीं। इसलिए हमेशा बच्चों को ये जरूर सिखाइए कि आपको जो बनना है आप बनो, लेकिन उससे पहले एक अच्छा और सच्चा इंसान बनो। फिर से 2 लाइंस मुझे याद आ रही हैं जो मैं अपने स्कूल टाइम में अक्सर कहा करती थी, अपने स्पीच में, अपनी डिक्लेमेशंस में। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसलिए अपने बच्चों को इंसान बनना सिखाइए, उसे मनुष्यता सिखाइए, उसके अंदर मानवता का बीज बोइए। हमें उसे पशु प्रवृत्ति में नहीं डालना है, एक अच्छा और सच्चा इंसान बनाना है। हाँ, कि कभी हमारा बेटा कहीं जाए, हमारा बच्चा कहीं जाए, हमारी बच्ची कहीं जाए, तो हम गर्व से सीना ठोक कर कह सकें कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। हमें गर्व होना चाहिए। ये संस्कार हमने ही घर से बच्चों को दिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक हम लेने जा रहे हैं ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसमें ज्यादा कुछ कहने जैसा है नहीं। अभी तक हमने जो बातें डिस्कस की हैं उन सबको फॉलो कीजिए, आपके बच्चे का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास खुद ब खुद हो जाएगा। देखिए, जिंदगी में एक अच्छा और सच्चा गुरु मिलना बहुत जरूरी है। गुरु यानी मैं किसी धर्म गुरु की बात नहीं कर रही हूँ, टीचर, जिसे आजकल हम रूटीन लैंग्वेज में टीचर कह देते हैं। सबसे पहली गुरु माँ, जो आप बच्चे को सबसे पहले बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, खाना सिखाती है। हर तरीके से पहली शुरुआत माँ से होती है। बच्चा पहला अक्षर बोलना भी माँ सीखता है। सबसे पहले बच्चा क्या बोलता है? माँ। दूसरा गुरु होता है पिता, जो आपको बाहरी दुनियादारी का, बाहरी हर तरीके से कैसे डील किया जाए वो सब ज्ञान आपको आपका पिता। तीसरा गुरु कौन? तीसरा गुरु वो जो आपको वस्तु से व्यक्ति और व्यक्ति से व्यक्तित्व में बदलने की क्षमता रखता हो, वो गुरु। आज के समय में ऐसा सच्चा और अच्छा गुरु मिलना भी मुश्किल है। लेकिन सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपको स्कूल में, कॉलेज में, किसी आपके वर्किंग फील्ड में, मान लीजिए कल को आप जॉब करने जाते हैं, एज ए मेंटोर, एज ए गाइड, अगर आपको कोई सच्चा और अच्छा गुरु मिल जाए, प्लीज 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 रिस्पेक्ट हिम, रिस्पेक्ट हर। और हो सके तो जिंदगी भर उनका साथ, उनका कॉन्टैक्ट कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि ऐसे अच्छे और सच्चे गुरु आज के भौतिक जमाने में, जहाँ हर चीज प्रैक्टिकल हो चुकी है, हर चीज प्रोफेशनल हो चुकी है, हर चीज मोनेटाइज हो चुकी है, वहां ऐसे गुरु का मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगेन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माई किडोज। आप एग्जाम की तैयारी कीजिए, जी जान लगा दीजिए और अपने अच्छे से रिजल्ट्स को एंजॉय कीजिए। टिल देन स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे स्माइलिंग। थैंक यू ऑल। आज फिर एक बार लास्ट में, अभी जाते जाते, अजय दवे जी जो हमारे एस लाइव न्यूज के हेड है, और यहाँ मुझे बुलाने पर, ये मौका देने पर, आपसे रूबरू होने पर उनका धन्यवाद करना तो बनता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना मत भूलिएगा। एक बात और, आपके कमेंट्स के बिना मेरा लेक्चर कुछ भी नहीं, तो प्लीज अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा। और ये लिखना मत भूलिएगा कि आप और किन टॉपिक्स पे मुझे सुनना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं। हमारे अगले एपिसोड के लिए टॉपिक्स भी तो જરૂરી है। ટિલ ધેન બાય બાય। તો આ હતો વિશેષ કાર્યક્રમ પરીક્ષાનો હાવ દૂર થાય તે માટેનો પરીક્ષા પે ચર્ચા અને તે અંગેની ટિપ્સનો। આપ નિહાળતા રહો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન। નમસ્કાર।